अम्मा, कितनी देर में आई हो? गाय को रोटी देने गई थी आप? भाभी भी इंतज़ार करते करते थक कर सो गई। हाँ, वो रास्ते में सुमन की दादी मिल गई थी। तुझे तो सुमन से मिले कई साल हो गए होंगे। सुमन? सच्ची माँ? सुमन तो कई सालों से दिमाग में भी नहीं थी। कहाँ है आजकल वो? सब ठीक तो चल रहा है ना उसकी ज़िंदगी में? हाँ, ठीक है। जैसा उसके साथ हुआ, भगवान किसी के साथ ना करे। बेचारी किस किस के दरवाजे गई। चलो, अब ये है कि एक ठिकाना तो मिला। कोई बाल बच्चा है या नहीं? मैं भी नहीं मिली कई सालों से। एक आध रात को आती है। जब वापस चली जाती है तब पता चलता है कि सुमन आई थी। चल, शाम को चलते हैं, मिल आएंगे। फिर मौका मिले या ना मिले। मन तो करता होगा तेरा कभी मिलने का। बातचीत तो तुम करती रहती होंगी। कहाँ अम्मा, घर के कामों में टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ भी फ़ोन करने की सोचते सोचते कई दिन गुजर जाते हैं। हाँ, ये तो है। चल, अब तो तेज़ धूप फैली है। धूप ढलने पर ही चल पड़ेंगे। उठ, 2 घड़ी लेट ले। नेहा तो लेट गई होगी। हाँ अम्मा, भाभी की तो आंख लग गई। शायद चलो आपके कमरे में आपके पास लेटती हूँ। अम्मा के साथ आकर कनक बिस्तर पर आकर लेट जाती है। अम्मा क्या, सुमन अभी भी वैसी ही भोली सी होगी? पर अम्मा के जवाब के बदले खर्राटे की आवाज़ से कनक भी करवट बदलकर लेट गई। नींद कोसों दूर थी। कनक स्वयं भी कई सालों पहले किशोरावस्था में पहुंच गई। सुमन और उसकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि अक्सर घर वाले तो क्या, पड़ोसी भी उन्हें देख कर कहते, जब देखो दोनों लड़कियां एक साथ। तुम रात को अपने अपने घर में जाती हो सोने, या एक ही जगह पे सोती हो? सुमन उसके सगे ताऊ जी की नहीं, कुटुंब में लगने वाले ताऊ जी की बेटी थी। कनक के परदादा और सुमन के परदादा सगे भाई थे। परिवारों में तो कोई खास लगाव नहीं था। हाँ, इन दोनों की दोस्ती के कारण ही कुछ सालों के लिए इनमें दांत काठी रोटी हो गई थी। दोनों एक साथ स्कूल जाती, एक साथ बैठकर पढ़ती, साथ खेलती। यहाँ तक कि कभी कभी एक ही गलती के कारण दोनों डांट भी खा लेती। हफ्ते में कोई एक आध दिन ही होता जब अपने अपने घर सोती, वरना कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी कनक के घर तो कभी सुमन के घर रुक जाती। परिवार वाले कह उठते, इनके लिए तो ऐसा घर देखना पड़ेगा जहाँ 2 भाई एक साथ ब्याहने वाले हों। जिस घर जाएंगी अपने मेल मिलाप से स्वर्ग बना देंगी। ईश्वर की लीला। जैसे ही कनक का रिश्ता तय हुआ तो दबे स्वर में उसने अपने होने वाले पति से देवर के रिश्ते की बात भी सुमन के साथ चलानी शुरू कर दी। फोन पर घंटों बातें करती, सुमन ये सुमन वो। पहले पहल तो पति ने हंसी मजाक में लिया, पर कनक के विवाह की तिथि आने तक देवर के साथ सुमन का रिश्ता तय हो गया और दोनों भाइयों की एक ही मुहूर्त में विवाह हो गया। सास ससुर भी ऐसी सोने सी बहुएं पाकर निहाल हो गए। कनक साल भर के अंदर एक बेटे की माँ भी बन गई। अभी विवाह को 1.5 साल ही हुआ था कि सुमन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसका पति एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसे रोती बिलखती छोड़कर असमय इस दुनिया से चला गया। आश्चर्य की बात थी कि कनक के पति ने कनक के माध्यम से मायके वालों को बहुत जोर दिया कि देवर की 13वीं के दिन ही छोटे देवर के नाम की चादर सुमन के सिर पर डाल दी जाए, ताकि घर की बहू घर में ही रह जाए। हालांकि छोटा देवर सुमन से तकरीबन 11-12 साल छोटा था और अभी वो बीए में ही पढ़ता था। खैर, सभी की राय मशवरा लेकर कनक के सबसे छोटे देवर के नाम की चादर सुमन के सिर पर डाल दी। उसकी मांग भरवा दी गई और एक बार फिर से नए रिश्ते की पहचान के साथ जिंदगी शुरू करने की कोशिश की गई। पर विधाता के लिखे लेख को कौन मिटा सकता है। एक दिन कनक को अपनी माँ की बीमारी के कारण मायके आना पड़ा और देवर अपनी परीक्षा देने के लिए अपने दोस्त के पास शहर गया हुआ था। घर में सास ससुर, कनक का पति और सुमन थी। एक रात कनक के पति को दूध पकड़ाते समय सुमन ने मुस्कुराते हुए उसे क्या देखा कि उसकी तो हिम्मत बढ़ गई और वो बेधड़क अपनी मर्जी से उसके कमरे में आने जाने लगा। बूढ़े माता पिता ने तो आंख कान मींच लिए और सुमन का पति भले ही उम्र में कम था, बेरोजगार था, पर अपने स्वाभिमान पर लगे आघात को सह नहीं पाया और तुरंत कनक के मायके पहुंच गया। भाभी, मैं तो कल रात ही परीक्षा दे के लौटा हूँ। सुमन तो बुखार में पड़ी है और माँ बेचारी घर के काम में बेहाल है। कनक, तू जाने की तैयारी कर बेटा। अब तो तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक है। अब नेहा अकेली संभाल लेगी। चलो ठीक है बाबूजी, आई तो थी 2 हफ्तों के लिए, पर 1 हफ्ते में ही जाना पड़ रहा है। सुमन ने तो फ़ोन करके बताया भी नहीं। जब घर से निकलते ही देवर ने सुमन को बड़े भाई के नए रिश्ते का खुलासा किया तो कनक का चेहरा लाल हो गया। वो सख्ते में आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस बहन को वो अपना अभिन्न अंग समझती है वो इस तरह उसके पति के साथ। छी छी। गाड़ी से उतरते ही
कनक ने बेटे को ससुर के पास बिठाया और सीधे अपने कमरे में गई। वहां सुमन और अपने पति को एक साथ बिस्तर पर बैठे खिलखिलाते देखकर वो सन्न रह गई। वो जोर से चीखी और रोई और पति ने कहा, तुम तो हमेशा सुमन को अपना हिस्सा कहती थी, तो जो तुम्हारा है उसे मिल बांट के रहो। पर स्त्री सब कुछ बांट सकती है, अपने पति को नहीं। इस तरह कनक और सुमन की दोस्ती एक ही झटके में चकनाचूर हो गई। बेचारी कनक का छोटा देवर जब उसने देखा कि भाई के ऊपर भाभी की बातों का कोई असर नहीं हुआ, तो वो गुस्से और अपमान से तमतमाया गाड़ी उठाकर निकल गया। और शाम ढले घर में यही सूचना आई कि एक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। चश्मदीद गवाहों के अनुसार ऐसा लगता था कि मानो उसने मौत को स्वयं गले लगा लिया हो। आज फिर विधवा के रूप में सुमन को देखकर लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति थी, सिवाय कनक और उसके सास ससुर के। सबकी जबान पर एक ही प्रश्न था कि अब सुमन का क्या होगा। बेचारी के साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। सुमन के मायके वाले 13वीं के 2 दिन पहले ही उसके ससुराल पहुंच गए और दबे स्वर में कहने लगे, बचपन से आज तक कभी कनक और सुमन ने कोई चीज़ अलग नहीं रखी। रह लेंगी दोनों बहनें एक साथ। अगर सास ससुर को कोई दिक्कत ना हो तो कनक की गारंटी हम लेते हैं। और फिर हमारा तो इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ 2 बहनों का एक ही पति होता था। चुपचाप कनक सुनती रही। सास ससुर से उम्मीद रखनी बेईमानी थी। वो तो 2 जवान बेटों की मृत्यु के बाद बुत बन गए थे। पूरा घर रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से भरा हुआ था। स्वयं वो अपना निर्णय लेगी। हवन और ब्रह्म भोज के बाद शोक सभा थी, जिसमें सुमन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए चर्चा की संभावना थी। कनक कनखियों से हर एक व्यक्ति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सहसा रिश्तेदारी में सबसे बुजुर्ग मामा जी खड़े हुए और उन्होंने कनक को बाहर एकत्रित लोगों के सम्मुख उपस्थित होने के लिए कहा। बहू, सुमन के मायके वालों का कहना है कि सुमन तुम्हारी बहन है और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सुमन की जिम्मेदारी अरविंद को सौंप दी जाए। मैंने तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात की तो उनका भी यही कहना है कि कनक और सुमन तो कहने के लिए 2 अलग शरीर हैं, पर दोनों में एक दूसरे की जान बसती है। बेटा, तुम इस नए रिश्ते नहीं मामा जी, दोस्ती अपनी जगह पर है, जिंदगी अपनी जगह पर। मैं सुमन को अपनी स्वतंत्र के रूप में हरगिज स्वीकार नहीं कर सकती। फिर अभी उसकी उम्र भी क्या है। सही रहेगा कि सुमन को आज ही उसके माता पिता के साथ भेज दिया जाए, ताकि उसे अपने दुखों की यादों से छुटकारा पाने में आसानी रहे और कुछ समय के बाद उसके पुनर्विवाह के बारे में सोचा जाए। अरविंद को तो करंट सा लग गया, पर लोगों से भरे पंडाल में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सका और उसी शाम सुमन अपने माता पिता के साथ मायके लौट आई। बस यहीं से कनक और सुमन के परिवारों के बीच में मधुरता समाप्त होने लगी। 6 महीने के भीतर ही सुमन का विवाह एक विदुर से कर दिया गया, जिसका पूरा खर्चा दान दहेज समेत कनक के कहने पर उसके ससुर ने उठाया, क्योंकि सुमन के मामले को लेकर कनक और उसके पति में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था और कई महीनों तक दोनों ने बातचीत भी नहीं की। पर भगवान की दी हुई ताकत थी कि कनक ने पति के सामने सिर नहीं झुकाया। सुमन के विवाह के बाद जब सुमन को बुलाने की आशा समाप्त हो गई, तब कहीं जाकर कनक और उसके पति के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक बार फिर सुमन पर वज्रपात हुआ। सुमन के तीसरे पति की कैंसर से मृत्यु हो गई और एक बच्ची को गोद में लेकर वो अपने मायके आ गई। कनक को अपनी माँ से इसके बारे में पता चला। कनक, अभागन सुमन को किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया। वो आजकल आई है, तेरा नंबर मांग रही थी। उसे तो मैंने पूछा नहीं, पर क्या तुम दोनों के बीच बातचीत नहीं होती? कोई कहा सुनी हो गई है क्या? माँ, आप नंबर मत देना, मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। वो शायद सदमे में है, इसलिए मेरा नंबर ना होने की बात कह रही है। आप चिंता ना करें। बस उस हादसे के बाद सुमन के भाई ने भागदौड़ करके राजस्थान के किसी गांव में उसका चौथा विवाह करवा दिया और उसके बाद से तो आज कितने सालों बाद सुमन का जिक्र आया था। कनक, उठ जा, चल सुमन से मिल आते हैं। धूप ढल चुकी है, फिर रात के खाने का समय भी हो जाएगा। चलो माँ, उस अभागन से मिल आती हूँ जिसने रिश्तों की कदर नहीं की। मतलब? चलो माँ, ये कहानी बाद में सुनाऊंगी। ये थोड़ा सामान भी ले चलती हूँ। जैसे ही कनक ने अपनी माँ के साथ उसके घर में प्रवेश किया तो उसकी नज़र लहंगा ओढ़नी पहने हड्डियों के ढांचे जैसे शरीर पर पड़ी। कानों में वही आवाज़ आई, कनक, तू? सुमन, तू? ये कैसी हालत हो गई है? कुछ खाती पीती? कनक और उसकी माँ काफ़ी देर तक बैठी बातें करती रही। उन्हें हैरानी हुई कि ना तो कनक ने अपनी ससुराल में किसी व्यक्ति का जिक्र किया और ना ही सुमन ने कुछ पूछा। दोनों के बीच एक ऐसी गहरी खाई थी
जिसे केवल कनक की माँ की अनुभवी आंखों ने भांप लिया था। कनक ने लौटते समय सुमन को 2 सूट और उसकी बेटी के हाथ पर 10,000 रुपये रखे। सुमन की आंखों में आंसू थे। शायद वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर माफ़ी मांगने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। घर के दरवाजे से बाहर निकलते समय कनक की माँ ने सुमन के सिर पर हाथ रखकर 100 रुपये देते हुए कहा, मेरी बेटी तुझे सौतन के रूप में भी रानी बना के रखती, पर तू बड़ी अभागन निकली, क्योंकि दोस्ती में गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं होती। आज पहली बार कनक माँ की गोद में सिर रखकर जी भर के रोई, क्योंकि इतने सालों का गुबार दिल में जो भरा पड़ा था, और माँ अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती अपनी समझदार बेटी के सिर पर हाथ फेर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।